नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 161। राघव चौहान मूर्ख नहीं था। जैसे ही उसने आरव को यहाँ देखा, वह समझ गया कि अरहान और बाकी लोग यहाँ क्यों हंगामा कर रहे थे। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आई, आरव को इतने ताकतवर मददगार कहाँ से मिले। इन तीनों के रहते चौहान परिवार की अंधबल ताकत आरव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। राघव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। वह बोला, आरव, क्या यही मुलाकात का तोहफा है जो तुम अपने दूसरे भाई को देने आए हो? बोलते समय उसकी नज़र आरव के पास खड़ी महिला पर गई। काली गुच्ची सन हैट, काले फ्रेम का चश्मा, अलग अंदाज और ठंडा चेहरा। न जाने क्यों राघव को हल्का दबाव महसूस हुआ। मंच पर खड़े तीन लोग पहले ही असाधारण थे और बेहद मजबूत थे। ये छोटी कद की महिला भी साधारण नहीं लग रही थी। आरव हल्का मुस्कुराया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र फिर मंच पर चली गई। वह महिला भी शांत रही, चेहरा निर्विकार। आरव की अनदेखी से राघव का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने सीटी बजाई, मंच पर गिरने वाले अपने लोगों को वापस बुला लिया। उसे पता था, अगर लड़ाई जारी रही, उसके लोग वहीं गिरते रहेंगे। सबको बाहर करो, उसने अपने साथ खड़े एक आदमी को आदेश दिया। मंच के नीचे आए लोग भी साथ हो गए। हॉल के सभी मेहमानों को बाहर भेज दिया गया। कुछ लोग दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर तैनात कर दिए गए। ऊपर निजी कमरे थे, वे सिर्फ रास्ता रोक रहे थे। इस समय अरहान, दीपक राणा और ऋतिका सिंह भी मंच से उतरकर आरव के पास आ गए। राघव बोला, आरव, तुमने फैसला कर लिया है ना? सबके जाने के बाद उसने फिर कहा, अच्छी तरह सोच लो। आरव मुस्कुराया, दरअसल मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन जा नहीं सकता। इस पल वह पूरी तरह चौहान परिवार के विरोध में खड़ा था। राघव बोला, ठीक है, तो आज देखता हूँ तुम यहाँ से निकल भी पाते हो या नहीं। उसने उंगलियां चटकाईं। पीछे खड़े 12 लोग आगे आए। राघव का गिरोह सूर्यानगर की 3 बड़ी ताकतों में से एक था, और सबसे कम लोगों वाला भी। लेकिन उसकी असली ताकत इन 12 उस्तादों पर टिकी थी। ये 12 लोग उसके गुरु की विरासत थे। इन्हीं की वजह से वह बड़ा नाम बना। आरव इनकी ताकत पहले देख चुका था। अलग अलग ये अरहान, दीपक या ऋतिका जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन अगर कुछ लोग मिलकर हमला करें तो वे इन तीनों में से किसी एक को टक्कर दे सकते थे। इसी भरोसे पर राघव आत्मविश्वास से भरा था। अरहान बोला, ये लोग वाकई मजबूत हैं। हम पहले संभालते हैं, जरूरत पड़ी तो आप आएं। उसकी आवाज़ में भरोसा था, और वह भरोसा आरव पर था। आरव मुस्कुराया, सावधान रहना, बहुत बुरी तरह मत हार जाना। अरहान ने ओके का इशारा किया, फिर दीपक और ऋतिका की ओर देखा और सीधे 12 लोगों की ओर बढ़ गया। 3 बनाम 12, संख्या कम थी, लेकिन सामने वाले ज्यादा प्रशिक्षित थे। 12 लोग 3 समूहों में बढ़ गए और तीनों की ओर झपटे। पलक झपकते ही 15 भिड़ गए। बाहर खड़े लोग भी सतर्क थे। वह महिला हल्का आगे झुकी। स्पष्ट था, वह तैयार थी। आरव ने भी देखा, राघव की मांसपेशियां तन चुकी थीं। वह भी हमला करने को तैयार था। आरव बाहर से शांत था, लेकिन अगर अरहान की टोली का कोई भी फंसता तो वह तुरंत आगे बढ़ता। मंच पर अरहान की टोली पूरी ताकत से लड़ रही थी। तीनों में अरहान की मारक क्षमता सबसे ज्यादा थी। जब वह गंभीर होता तो 2 छोटे चाकू उंगलियों के बीच दबा लेता। ऐसे में उसका मुक्का घातक हो जाता। 4 लोग उसे घेरे थे, लेकिन सामने से भिड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दीपक ताकतवर था, लेकिन गति धीमी। 4 लोगों के बीच घिरकर दबाव में था, फिर भी उसका मजबूत शरीर उसे संभाले था। सबसे कठिन स्थिति में थी ऋतिका। तीनों में उसकी ताकत सबसे कम थी। अगर उसके हाथ में लंबी चाबुक होती तो वह देर तक टिक सकती थी, लेकिन सिर्फ बेल्ट के सहारे वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। अगर बेल्ट की मार से सामने वाले डर न रहे होते तो वह पहले ही दब जाती। ये देखकर आरव ने उसे और नहीं रोका। उसकी नज़र उस महिला पर गई। वह झुकी और बिजली की रफ्तार से ऋतिका को घेरे 4 लोगों की ओर दौड़ी। क्या गति है! राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। पहले उसे शक था, अब उसे यकीन हो गया। यह महिला बेहद खतरनाक थी, और जैसे ही उसने वार किया, राघव की आंखें फिर सिकुड़ गईं। विंग चुन, कितनी गहरी नींद!
सिर्फ एक आमने सामने के टकराव में उसकी सकल हैंड और इंच फोर्स ने एक आदमी को तुरंत गिरा दिया। वह बिना रुके दूसरे पर टूट पड़ी। आरव समझ गया उसकी ताकत फिर बढ़ी है, और इस बार काफी ज्यादा। उसके जुड़ते ही 12 लोग तेजी से हारने लगे। 4 को उसने गिराया, 2 को अरहान की टोली ने मौका पाकर गिरा दिया। राघव को मजबूर होकर बाकी को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तो मानोगे कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। आज रात का मकसद पूरा हो चुका था। ताकत की यह झलक काफी थी। चौहान परिवार अब अंडरवर्ल्ड से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कानूनी पक्ष से आरव निश्चिंत था। उसकी पहचान और उसके साथ खड़ी महिला की पहचान किसी को भी सीधी टक्कर लेने से पहले सोचने पर मजबूर करती थी। ऐसे में जब तक चौहान परिवार कोई चाल न चले, वे आरव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। राघव की आंखें और ठंडी हो गईं। वह बोला, आरव, मैं खुद तुमसे लड़ूंगा। अगर तुम मुझे हरा दो तो जा सकते हो। आरव मुस्कुराया, मुझे रुचि नहीं है, और तुम्हारे लिए मुझे चलने की जरूरत भी नहीं। क्योंकि वह महिला पहले ही उसके सामने खड़ी थी। उसने उंगली से इशारा किया। राघव अपमान सह नहीं सका। हल्की गर्जना के साथ वह तोप के गोले की तरह झपटा। उसकी गति विस्फोटक थी। पास पहुंचते ही उसने पैर उठाया, सीधे सिर पर वार किया। यह उसकी 1000 वर्दी लेग तकनीक थी। 10 से अधिक वर्षों का अभ्यास। भारी और शक्तिशाली साधारण आदमी होता तो एक ही वार में गिर जाता, लेकिन वह महिला शांत रही। जैसे ही उसका पैर नीचे आया, वह आगे झपटी। आरव समझ गया, वही चाल, बाहरी संयोजन प्रहार। वह खुद इसका अनुभव कर चुका था। अब राघव की बारी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 162। धड़ाम। सिर्फ एक टकराव में राघव चौहान पीछे उड़ गया, लेकिन वह महिला भी 2 कदम पीछे हटी। आरव की आंखों में हल्का आश्चर्य चमका। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव ने अपनी ताकत छुपाकर रखी थी। आखिरी क्षण में उसने पूरी शक्ति फोड़ दी। उसका नीचे आता वार लगभग दोगुनी गति से गिरा। महिला का 1 इंच का प्रहार राघव की पिंडली पर लगा। राघव उछल गया, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई। महिला को भी पूरा लाभ नहीं मिला। उसे वार का भार सहना पड़ा। फिर भी ताकत में बढ़त उसी की थी, और यह बढ़त साफ थी। अरहान ने धीरे से कहा, डेविल फ्लावर सच में मजबूत हो गई है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वह चाह रहा था कि वह सुन न ले। दीपक राणा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्का डर था। ऋतिका सिंह अलग नज़र से देख रही थी। उसकी आंखों में लालच था और थोड़ी दया भी। महिला ने हाथ बढ़ाया, उंगली से इशारा किया, फिर से आओगे। राघव का चेहरा ठंडा था, आंखों में लड़ने की आग थी, लेकिन वह हिला नहीं। उसकी पिंडली सुन्न हो चुकी थी। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। 1 इंच का वार सबसे नर्म हिस्से पर लगा था। उसे लगा जैसे हड्डी टूट जाएगी। कुछ क्षण बाद उसने दांत भींचे। उन्हें जाने दो। उसकी आंखों में अनिच्छा थी, लेकिन वह मजबूर था। आरव मुस्कुराया, धन्यवाद। वह मुड़ा और सबके साथ निकल गया। जैसे ही वह गोल्डन ऑटम नाइट क्लब से बाहर निकला, उसे पता था चौहान परिवार जल्द ही जवाब देगा। शायद कल ही, लेकिन अब वह तैयार था, और वह इंतजार नहीं करेगा। वह पलटवार करेगा। रात में आरव अरहान और बाकी दोनों को घर नहीं लाया। उसने पश्चिमी इलाके के एक 4 सितारा होटल में 2 लग्जरी स्वीट बुक किए। तीनों को एक एक बैंक कार्ड दिया। हर कार्ड में 10 लाख रुपये थे। फिर वह महिला के साथ विला नंबर 15 लौट आया। वापसी में लगभग रात के 10 बज गए। गाड़ी से उतरने के बाद महिला तुरंत अंदर नहीं गई। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे अभ्यास करोगे? आरव ने मना नहीं किया। वह भी अपनी ताकत पर रखना चाहता था। कब? कल सुबह, उसने बिना सोचे कहा। वह उसे अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानती थी। उसे पूरी तैयारी चाहिए थी। ठीक है। दोनों अंदर चले गए। सिया अभी लौटी थी। दोनों के पास बातें थीं। आरव ने उन्हें परेशान नहीं किया। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। स्नान के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और अपने ज्ञान क्षेत्र का अध्ययन करने लगा। अब उसका शरीर पहले से मजबूत था। मन, ऊर्जा और आत्मा का संतुलन भी बेहतर था। उसे रोज सिर्फ 2 घंटे की नींद चाहिए थी। वह आमतौर पर रात 3 बजे तक पढ़ता था। आज भी ऐसा ही हुआ। फिर वह गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह वह लॉन पर पहुंचा। महिला पहले से प्राचीन विंग चुन का अभ्यास कर रही थी। वह नहीं रुकी। वह जानती थी कि वह वार्म अप करेगा। आरव ने पहले ताइची का एक सेट किया, फिर वज्रबाग हरहत मुट्ठी का अभ्यास किया। फिर बोला, आओ, हमेशा की तरह सीमा मत पार करना। ठीक है। वह तीर की तरह झपटी। गति तेज थी। आरव प्राचीन विंग चुन नहीं जानता था, लेकिन उसकी चालों से परिचित था। 3 अजीब हथेली वार पूरी ताकत के साथ। पहले वह जवाबी हमला करता, अब उसके पास कई विकल्प थे। वह स्थिर खड़ा रहा। ताइची पुश हैंड से सामना किया। दोनों की हथेलियां टकराईं। उसकी चालें तेज थीं।
जैसे फूलों के बीच तितली, लेकिन हर बिंदु संतुलित था। आरव की चाल धीमी थी, लेकिन सटीक थी। वह हर बार रोक देता और कमजोरी के क्षण में उसे पीछे धकेल देता। अब वह बराबरी पर था। उसकी आंखों में आश्चर्य चमका। फिर झपटी। इस बार आरव ने वज्र बाघ और हथमुट्ठी अपनाई। साधारण दिखती थी, लेकिन शक्ति प्रबल थी। वह पास नहीं आ सकी। आरव भी उसे पकड़ नहीं सका। दोनों लगभग आधे घंटे तक लड़े। कोई भी हावी नहीं हुआ। आरव संतुष्ट था, लेकिन वह नहीं। उसे लगा वह ढील दे रहा है, क्योंकि इस बार उसने प्राचीन विंग चुन नहीं अपनाया। लेकिन ये सिर्फ अभ्यास था। वह जानती थी वह उससे कमजोर है। नाश्ते के बाद आरव होटल पहुंचा। अरहान और दीपक इंतजार कर रहे थे। रितिका का कमरा बंद था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। आरव समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आज उसे अरहान और दीपक को अलग अलग जगह भेजना था। अरहान जाएगा जेनिथ फार्मा, दीपक जाएगा क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स। रितिका सिया के साथ रहेगी या निर्माण स्थल देखेगी। दोनों तैयार थे, वे तुरंत निकल सकते थे। तभी दरवाज़ा खुला। रितिका वही कल वाली तेंदुआ प्रिंस कट में थी। उसकी बाहों में एक सुंदर लड़की थी। लड़की का चेहरा शर्म से लाल था। रितिका बोली, मेरा क्या? आरव बोला, तुम यहीं रुको, मैं इन्हें छोड़कर तुम्हें लेने आऊँगा। वह समझ गया लड़की के चेहरे की लाली क्या कह रही थी। ठीक है, रितिका ने लड़की से कहा। चलो बेबी, वापस चलते हैं। वह फिर अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। आरव ने गहरी सांस ली। अरहान और दीपक शांत थे, जैसे ये सामान्य हो। तीनों होटल से बाहर निकले। आरव ने पहले अरहान को जेनिथ फार्मा छोड़ा। रास्ते में उसने रोहित मल्होत्रा को फ़ोन किया और अरहान की व्यवस्था सौंप दी। फिर वह गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 163। जब आरव क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग पहुंचा, तनीश वर्मा और कुछ छोटे शेयरधारक एक बड़ा जॉब फेयर आयोजित कर रहे थे। पिछले 10 दिनों में कंपनी का प्रदर्शन लगातार बढ़ा था। मासिक सदस्यों की संख्या 4,50,000 पार कर चुकी थी। ऑनलाइन कुल उपयोगकर्ता 32 लाख तक पहुंच गए थे। इतने शानदार परिणाम के लिए मजबूत टीम की जरूरत थी। तनीश ने आरव से बात करके बड़े पैमाने पर भर्ती का फैसला लिया। आरव को जॉब फेयर की जानकारी थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह उसी दिन पहुंच जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर सैकड़ों उम्मीदवार खड़े थे। आरव के मन में संतोष था। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ रही थी। श्यामनगर में तो ये चर्चा का केंद्र बन चुका था और सिया का ब्रांड एम्बेसडर बनना और भी प्रभावशाली था। आरव ने गाड़ी पार्किंग में डाली। उम्मीदवार खुद रास्ता देने लगे। तनीश ने दूर से कार पहचान ली। वह तुरंत उठा, इंटरव्यू दूसरे शेयरधारक को सौंपा और खुद आरव का स्वागत करने आया। पार्किंग खाली थी। दोनों सीधे बिल्डिंग में गए। कंपनी में बहुत कम लोग आरव की असली पहचान जानते थे। दोनों सीधे छठी मंजिल पर गए। ऑफिस में पहुंचते ही आरव ने कहा, तनीश, ये दीपक राणा है। आज से यह मेरी तरफ से कुछ समय यहाँ रहेगा। ये संचालन में दखल नहीं देगा, लेकिन अगर कोई कंपनी को परेशान करे तो तुरंत इसे बताना। तनीश ने पहले सोचा कि शायद उससे गलती हुई है, लेकिन बात सुनकर उसका मन शांत हुआ। नमस्ते, मैं तनीश वर्मा। दीपक ने हाथ मिलाया। दीपक, आरव बोला, इसका रहना और खाना तुम देख लेना। कोई समस्या हो तो इसे संभालने देना। आरव को वापस सूर्यानगर जाना था। तनीश ने बिना हिचक कहा, जी, चिंता मत कीजिए। आरव ने दीपक से कहा, यहाँ सब तुम्हारे जिम्मे है। जरूरत हो तो तुरंत फ़ोन करना। ठीक है। दीपक हमेशा की तरह सीधा था। दीपक को वहीं छोड़कर आरव सूर्यानगर लौट गया। फिर रितिका को लेकर विला नंबर 15 पहुंचा। अब उसे इंतजार था चौहान परिवार के हमले का। गोल्डन ऑटम की घटना के बाद वह जानता था वे खुले तौर पर अंडरवर्ल्ड का उपयोग नहीं करेंगे। उसकी दिखाई ताकत उन्हें सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। अब देखना था वे कानूनी रास्ते से क्या करेंगे। लेकिन कुछ दिनों तक कोई हरकत नहीं हुई। उधर उसकी तीनों लाइनें तेजी से बढ़ रही थीं। जेनिथ फार्मा की साख लौट रही थी। वजन घटाने वाली दवा का असर अच्छा था। बिक्री बढ़ रही थी। अभी पुराना स्तर नहीं था, लेकिन सुधार साफ दिख रहा था। अगर दवा सुरक्षित साबित हुई और पूरे देश में प्रचार हुआ तो मुनाफा सैकड़ों गुना बढ़ सकता था। इसीलिए वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था। क्लियरलिंक की भर्ती 3 दिन में पूरी हुई। करीब 100 नए कर्मचारी आए। अब संचालन आसान था। परफेक्ट लाइफ प्लेटफॉर्म सुरक्षित था। शिना ने सुरक्षा प्रणाली मजबूत कर दी थी। जब तक सर्वर नष्ट न हो कोई खतरा नहीं था। रोंगशिन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी मध्य चरण में था। 2 महीने में पूरा होने की संभावना थी। लेकिन इसी शांति के बीच हमला हुआ और सीधा दिल पर हुआ। शीर्षक फैल गया। सिया और रहस्यमय बॉयफ्रेंड साथ रह रहे हैं। अमीर परिवार का नाजायज बेटा। सिया का प्रेमी
एक ही रात में पूरे इंटरनेट पर आग लग गई। समर्थन और विरोध दोनों आवाजें उठीं। कुछ लोग बोले ये देवी छवि के खिलाफ है, कुछ बोले उसे अपने जीवन का अधिकार है। बहस तेज थी लेकिन चरम नहीं। अगली सुबह आरव को कुछ पता नहीं था। वह व्यायाम के लिए उठा। बाहर सैकड़ों पत्रकार खड़े थे। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। आरव तुरंत समझ गया कुछ बड़ा हुआ है। वह कमरे में लौटा, शिना से इंटरनेट खोला। सारा डेटा सामने था, उसकी निजी जानकारी भी लीक थी। पहला शक उसी परिवार पर गया, लेकिन अब दोष से ज्यादा जरूरी था समाधान। अगर बात नहीं संभली, सिया की छवि टूट सकती थी। यह उसके लिए बड़ा आघात था और सिया के लिए घातक। दूसरी मंजिल के हॉल में सिया सोफे पर बैठी थी। आंखें लाल थीं, लेकिन वह खुद को संभाले थी। वह महिला पीछे खड़ी थी, मजबूत थी, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। आरव, जिया मल्होत्रा और सुश्वेरू साथ बैठे थे। आरव का माथा हल्का सिकुड़ा था। जिया बोली, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? सुश्वेरू बोली, सुबह 6 बजे से 200 मीडिया कॉल आ चुके हैं। वह घबराई हुई थी। आरव शांत था। ये सच है, कभी न कभी सामने आता। अगर कोई खोजता तो पता चल ही जाता। वह सोच रहा था, फिर बोला, इतना बुरा नहीं है। 2 पक्ष हैं, 50% से ज्यादा सिया के समर्थन में हैं। अगर सही संभाला, लोकप्रियता और बढ़ सकती है। जिया की आंखें चमकीं। कोई तरीका है। सभी उसकी ओर देखने लगे। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। जब उजागर हो चुका है तो पूरी तरह सामने आएं। मीडिया मीट करें। लोग सिया की आवाज़ सुनना चाहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 164। उस दोपहर सिया ने सीधे कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन होटल में मीडिया मीटिंग रखी। सुश्वेरू ने सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कॉल करने वाले सभी मीडिया को सूचना दी। कुल मिलाकर 200 से अधिक मीडिया संस्थान थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े स्तर की थी। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम समय पर शुरू हुआ। स्थान था तीसरी मंजिल का लॉबी हॉल। सिया के आने से पहले ही सारी सीटें भर चुकी थीं। देश भर के पत्रकार मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मीडिया मीटिंग ऑनलाइन लाइव भी प्रसारित हो रही थी। लाखों नेटिजन सीधे देख रहे थे। मंच पर सिर्फ 2 लोग बैठे, सिया और सुश्वेरू। वह महिला साइड में खड़ी थी। सुबह की तुलना में सिया के चेहरे पर मुस्कान थी और वह खुश दिख रही थी। पहला सवाल आया, मिस सिया, क्या आप रहस्यमय बॉयफ्रेंड मामले पर स्पष्टीकरण देंगी? दूसरा सवाल तुरंत आया, क्या आरव सच में आपके बॉयफ्रेंड हैं? सिया ने माइक पकड़ा, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही हूँ ताकि खुद जवाब दूँ। वह रुकी, फिर बोली, जब मैंने जीथर जीनियस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तब मैंने 2 लोगों का धन्यवाद किया था, एक मेरी बहन और दूसरा आरव। पूरा हॉल शांत हो गया। सिया ने आगे कहा, हाँ, वह मेरे बॉयफ्रेंड हैं। पत्रकार चौंक गए। वे सोच रहे थे वह इनकार करेगी, लेकिन उसने सीधे स्वीकार किया। सिया मुस्कुराए, आज मैं जहाँ हूँ वह उनकी वजह से हूँ। सबसे कठिन समय में उन्होंने मुझे रोशनी दी। उन्होंने मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ाया। वह रुकी, आप सब जानना चाहते थे, लव ऑफ द स्काई किसने बनाई? हॉल में हलचल हुई। वह धुन उन्होंने बनाई थी। पूरा हॉल गूंज उठा। लाइव स्ट्रीम पर भी लाखों लोग स्तब्ध थे। एक पत्रकार ने पूछा, क्या ये सच है? हाँ, सिया ने सिर हिलाया। फिर बोली, शिनशिन चैरिटी फंड की योजना भी उन्होंने बनाई। हॉल में तालियां गूंज उठीं। लेकिन सिया रुकी नहीं। उसने आगे कहा, वह प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, वह शांत जीवन चाहते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, बहस बंद करें। वह मुस्कुराए, आभार स्वरूप वह एक नई जीथर रचना देंगे जो लव ऑफ द स्काई के बराबर होगी। उसका कॉपीराइट शिनशिन चैरिटी फंड को दान किया जाएगा। सारी आय जरूरतमंदों के लिए होगी। पहले सन्नाटा, फिर जोरदार तालियां। सिया की आंखों में चमक थी। उसने दुनिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया और परिणाम उसके पक्ष में गया। बाद के सवाल चैरिटी फंड और एल्बम पर रहे। आरव पर कोई तीखा सवाल नहीं हुआ। जैसा आरव ने कहा था, लोग सिर्फ स्पष्टीकरण चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बधाई संदेश छा गए। कुछ ने उन्हें आदर्श जोड़ी कहा। सिया की लोकप्रियता नई ऊंचाई पर पहुंच गई। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आरव के सामने एक बड़ा प्रश्न था। ये परिवार को स्पष्टीकरण, रिश्ते का खुलासा उन्हें जरूर हिलाएगा। अगर समर्थन टूट गया तो ये बड़ा झटका होगा। यही असली योजना थी। अगर रिश्ता टूटे तो वह कमजोर हो जाएगा और तब दुश्मन के लिए हमला आसान होगा। अगले दिन आरव बीजिंग की उड़ान में था। पिछली रात उसे फोन आया था। कॉल करने वाले थे परिवार के बड़े सदस्य। उसने मेहरा को कॉल किया। फोन बंद था। वह समझ गया उसे स्पष्टीकरण देना होगा। एयरपोर्ट पर आहू लेने आया। उसकी नज़र जटिल थी, लेकिन मुस्कान गर्म थी। गाड़ी में बैठते ही
आहू बोला, मेरी बहन ने कहा है। चिंता मत करो, स्थिति उतनी खराब नहीं है। आरव ने पूछा, क्यों? आहू बोला, दादाजी से मिलोगे तब समझोगे, लेकिन मानो कि मैंने कुछ नहीं कहा। आरव ने हल्का सिर हिलाया। उसका मन थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर बाद हमर विला के बाहर रुकी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य खुद दरवाजे पर खड़े थे। अंकल, आरव शांत दिख रहा था। दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। वे अंदर चले गए। सीढ़ियों पर अचानक सवाल आया, क्या मेहरा पहले से जानती थी? आरव ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों अध्ययन कक्ष में पहुंचे। वरिष्ठ सदस्य शतरंज की मेज पर बैठे थे। चेहरा गंभीर था। बैठो, एक बाजी खेलो। आरव चौंका, लेकिन तुरंत संभला और उनके सामने बैठ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 165। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी उससे शतरंज क्यों खेलना चाहते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि मेहरा कहाँ गई है और बड़े अंकल की असली मंशा क्या है। ऐसी स्थिति में उसका मन शतरंज खेलने का नहीं था। उसने सीधा शरीर का नियंत्रण शिना को दे दिया। शिना बोर्ड संभाल ले। वह खुद सोचता रहा। वह लगातार अंदाज लगा रहा था। स्थिति उतनी खराब नहीं थी, लेकिन बात इतनी सरल भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था परिवर्तन कहाँ है। वह बोर्ड की ओर देख भी नहीं रहा था। शिना ने उसके निर्देश अनुसार संतुलित चालें चलीं, न ज्यादा आक्रामक न ज्यादा रक्षात्मक। दादाजी को नहीं पता था कि सामने आई है। उन्हें लगा आरव का मन मजबूत है। इतनी परिस्थिति में भी वह शांत है, हर चाल सटीक, कोई गलती नहीं। उनका कठोर चेहरा धीरे धीरे नर्म हुआ। आंखों में संतोष था। बड़े अंकल भी शांत थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। लगभग 1 घंटे बाद शिना ने हल्की बढ़त से जीत ली। दादाजी बोले, आरव, तुम क्या करना चाहते हो? उनकी आवाज़ शांत थी। आरव समझ गया, पहला दौर पार हो गया। उसने हल्की कड़वी मुस्कान दी। दादाजी, सच सुनना चाहेंगे? बोलो। मैं खुद नहीं जानता। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। सिया भी महत्वपूर्ण है और मेहरा भी, उसने सीधा जवाब दिया। दादाजी ने घूरा, फिर मुस्कुराए। भूख बड़ी है तुम्हारी। फिर बोले, एक पुरुष के लिए एक से अधिक प्रेम होना गलत नहीं। अगर वह योग्य हो, वह रुके, लेकिन मेहरा मेरी इकलौती पोती है। मैं उसे यूं नहीं सौंपूंगा। आरव के भीतर उम्मीद जगी। वह तुरंत बोला, दादाजी, आप जो शर्त रखें मैं मानूंगा। दादाजी गंभीर हो गए। मैं चाहता हूँ तुम एक काम करो। अगर सफल रहे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर असफल रहे, शायद लौट न सको। कमरा शांत हो गया। आरव ने तुरंत हामी नहीं भरी। काम क्या है? दादाजी बोले, 12 दिन बाद जापान के प्रधानमंत्री यासुकुनी श्राइन जाएंगे। इस बार इसका अर्थ अलग है। एशिया में बड़ी प्रतिक्रिया होगी। मैं चाहता हूँ तुम उस दौरे को बाधित करो। आरव स्तब्ध था। ये सामान्य मिशन नहीं था। दादाजी आगे बोले, बहुत लोग नहीं भेज सकते। पहले योजना थी पेंग परिवार की लड़की जाए, लेकिन अब वह उपलब्ध नहीं। आहू और तेजस अभी योग्य नहीं, इसलिए मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। आरव ने कहा, आप मुझे बहुत बड़ा समझ रहे हैं। मैं अकेला ये कैसे करूं? दादाजी शांत रहे। व्यवस्था हो चुकी है। बड़े अंकल बोले, तुम्हें बस अंदरूनी ढांचा नष्ट करना है। आरव समझ गया, योजना पहले से बनी थी। यह मौका भी था। बड़े अंकल बोले, अगर यह पूरा हुआ तो मेहरा के मामले में कोई विरोध नहीं होगा। आरव भावुक हुआ। उसे पता था ये बहाना भी है। वे पहले ही मान चुके हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, कैसे? योजना तैयार है, जाने के दिन बताएंगे। कब निकलना होगा? 6 से 8 दिन में। तैयारी बाकी है। ठीक है, निर्णय हो चुका था। दादाजी मुस्कुराए, अब जाओ मत, थोड़ी बात करें। फिर अचानक बोले, वह लव ऑफ द स्काई सच में तुमने बनाए? आरव समझ गया, वह सिया के प्रशंसक हैं। हाँ दादाजी, आप चाहें तो अभी बजा दूं। ठीक है, देखें कौन बेहतर है। दोनों नीचे आए। ड्राइंग रूम में पियानो था। नीचे सभी बैठे थे। बड़े अंकल, आहू, मेहरा भी और आंटी भी। मेहरा मुस्कुरा रही थी। मुस्कान में चिंता भी थी और खुशी भी। आंटी बोली, अगर मेरी बेटी को दुख दिया तो नहीं छोड़ूंगी। आरव ने तुरंत कहा, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। दादाजी हंसे, चलो बजाओ। आरव पियानो पर बैठा और शरीर का नियंत्रण फिर शिना को दे दिया। कुछ ही क्षण में कमरा संगीत से भर गया। धुन बहती गई। आहू भी चुप हो गया। हर कोई सुन रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 166। धुन खत्म होने के बाद आरव को खुद कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन हॉल में बैठे सभी लोग संगीत में डूब गए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित थी आंटी। वह आरव को ऐसे देख रही थीं जैसे किसी कलाकार को दादाजी सबसे पहले संभलें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सिया सही कहती थी,
तुम्हारा स्तर दुनिया के किसी भी शीर्ष पियानिस्ट के बराबर है। आंटी ने भी सिर हिलाया। शायद उनसे भी बेहतर। आरव, मैंने तुम्हें कम आंका था। आरव सिर्फ मुस्कुराया। असल में उसे पियानो का थोड़ा ही ज्ञान था। सच्ची उस्ताद तो शिना थी, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था। दादाजी ने पूछा, क्या सच में लव ऑफ द स्काई जैसा एक और गीत बनाओगे? हाँ, आरव ने सिर हिलाया। एक मोटा विचार है, जल्दी पूरा कर दूंगा। अच्छा है। दादाजी संतुष्ट दिखे, फिर मेहरा की ओर इशारा किया। जाओ, तुम दोनों को बात करनी होगी। मेहरा हल्का लाल हुई, लेकिन वह उठी और आरव के साथ ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने उसे कसकर गले लगाया और तुरंत चूम लिया। कुछ देर बाद वह शांत हुई, धीरे से बोली, क्या पापा और दादाजी ने जापान वाला मिशन दिया? हाँ, आरव ने सिर हिलाया। वह पहले से जानती थी। वह उसके सीने पर सिर रख कर बोली, यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए असंभव नहीं। वे तुम्हारे लिए सबसे अच्छी व्यवस्था करेंगे। आरव ने उसे और करीब खींचा। मैं उन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन वे मान कैसे गए? तुम जानती हो, है ना? मेहरा हल्का मुस्कुराए। जानती हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। एक दिन खुद समझ जाओगे। दोपहर में आरव वापस सूर्यानगर लौट आया। चौहान परिवार का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। पहले वह लापरवाह था, इसलिए अचानक हमला झेलना पड़ा। अब वह इंतजार करेगा, सही समय पर पलटवार करेगा। विला नंबर 15 में जिया और रितिका निर्माण स्थल गई थीं। सिया पियानो का अभ्यास कर रही थी। सुश्वेरू पास में उसका शेड्यूल बना रही थी। आरव अंदर आया। सुश्वेरू ने इशारा किया कि वह सिया को परेशान न करे। वह बाहर आए। यह विज्ञापन अनुबंध हैं। एल्बम के लिए फंड कम है, हमें कुछ ब्रांड लेने होंगे। उसने सूची दी। करीब 50 ब्रांड थे, सभी ध्यान से चुने गए। 3 नाम खास थे, कोका कोला, पर्ल रिवर पियानो, ग्रीन एरो। आरव ने सोचा, फिर बोला, इन 3 में से कोका कोला चुनते हैं, लेकिन 3 साल नहीं, सिर्फ 1 साल। 1 साल बाद उसकी कीमत और बढ़ेगी। ठीक है। सुश्वेरू ने तुरंत फोन मिलाया। आरव पियानो रूम में गया। सिया अभ्यास में डूबी थी, हर सुर पर ध्यान। वह नई धुन बनाने की कोशिश कर रही थी, अलग अलग संयोजन, मुख्य मेलोडी से जोड़ने की कोशिश। वह अभी सीख रही थी, लेकिन उसमें प्रतिभा थी। आरव को विश्वास था, वह जल्दी सीखेगी। 20 मिनट बाद सुश्वेरू लौटी। कोका कोला तैयार है, 1 साल का अनुबंध, फीस 12 लाख। आरव ने सिर हिलाया। साइन कर दो। सुश्वेरू मुस्कुराए और दोबारा कॉल करने चली गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 167। अगले दिन सिया, सुश्वेरू, पेंग्योंगहुआ और सिया शंघाई चली गईं। पेंग्योंगहुआ उसके साथ थी, इसलिए आरव निश्चिंत था। वह खुद सूर्यानगर में रुका। उसे चौहान परिवार के अगले वार का इंतजार था। वह देखना चाहता था, अब वे क्या करेंगे। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स को वे छू नहीं सकते थे। राजवीर मोटर्स अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। जेनिथ फॉर्मा भी सीधे हाथ में नहीं आ सकती थी। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो अंडरवर्ल्ड या सत्ता का दबाव। अंडरवर्ल्ड से आरव नहीं डरता था, और सत्ता से तो बिल्कुल नहीं। अब सिया का मामला भी सुलझ चुका था। उसके पास कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं बची थी। वह इंतजार कर रहा था, सही समय आने पर वह जेनिथ फॉर्मा के जरिए उन्हें पूरी तरह खत्म कर देगा। रात में वह जिया के साथ बड़े बिस्तर पर था। सिया के जाने के बाद जिया फिर से उसके साथ थी। कई बार चरम आनंद के बाद जिया गहरी नींद में थी। आरव भी सो गया, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसकी निगाह ठंडी हो गई। उसे एक हल्की आहट सुनाई दी, बहुत हल्की, लेकिन वह विला के किसी व्यक्ति की नहीं थी। उसकी सुनने की शक्ति असाधारण थी। वह हर किसी की चाल पहचान सकता था। यह कोई बाहरी व्यक्ति था, और चाल से स्पष्ट था, कौशल कम नहीं है। आरव समझ गया, चौहान परिवार ने हत्या का रास्ता चुना है। उसकी आंखों में ठंडक और बढ़ गई। उसने धीरे से जिया को अलग किया। कपड़े पहनने का भी समय नहीं था। आहट खिड़की तक आ चुकी थी। उसने जिया पर कंबल ठीक किया और बिजली की गति से खिड़की के पास पहुंच गया। दीवार से सटकर खड़ा हो गया। कोई आवाज नहीं। खिड़की आमतौर पर खुली रहती थी। 2 छोटे पैनल खुले थे। कोई अंदर घुसना चाहता था। अगर उसकी सुनने की शक्ति न होती तो वह नहीं जान पाता। बाहर एक काली परछाई उभरी। काले कपड़े, चेहरे पर काला कपड़ा, छोटी कद काठी, एक महिला। वह तुरंत अंदर नहीं आई। पहले कमरे को देखा, फिर जेब से काला बांस पाइप निकाला, धीरे से अंदर फूंक मारी। सफेद धुआं कमरे में फैल गया। आरव ने एक सांस ली। उसे तीव्र नींद जैसा एहसास हुआ। उसने तुरंत शिना को तंत्रिका नियंत्रण सौंप दिया। सतर्कता बनाए रखी। जिया और गहरी नींद में चली गई। कुछ पल बाद काली महिला खिड़की से चढ़ने लगी। यही मौका था। जैसे ही वह आधी अंदर आई, आरव झपटा, तीर की तरह। उसने उसकी गर्दन के पीछे वार किया। वह प्रतिक्रिया भी न दे सकी। बेहोश,
आरव ने उसे अंदर खींच लिया। वह हल्की थी, लगभग 90 किलो से भी कम। वह उसे सीधे बाथरूम में ले गया ताकि जिया न जागे। उसने तौलिया बांधा, फिर उसके चेहरे का कपड़ा हटाया। सामने एक बेहद सुंदर चेहरा था, ठंडा, निर्जीव सा। वह दया नहीं दिखाने वाला था। उसने उसके हाथ बांध दिए, तेजी से तलाशी ली। एक गुप्त जेब से फोटो मिला, उसकी खुद की तस्वीर। उद्देश्य स्पष्ट था, उसने ठंडा पानी भरकर उसके ऊपर डाल दिया। वह धीरे धीरे होश में आए। पहली चीज जो उसने देखी, आरव का ठंडा चेहरा। मुझे मारने आए हो? आरव ने ठंडी आवाज में पूछा। वह चुप रही। किसने भेजा? हे याओयंग या चौहान किंगवू? कोई जवाब नहीं। आरव के होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। मुझसे बात करवाने के कई तरीके हैं, बेहतर है सहयोग करो। उसकी आंखों में डर चमका, लेकिन वह चुप रही। आरव बाहर गया, वापस आया तो हाथ में एक डीवी कैमरा था। नया, सिया ने खरीदा था। अब भी समय है। उसने कैमरा चालू किया। वह कुछ बोलना चाहती थी, फिर भी चुप रही। आरव झुका, उसने उसके कपड़े खींचने शुरू किए। वह घबरा गई, लेकिन अभी भी चुप। कपड़ा फटा, ऊपरी हिस्सा खुल गया। आरव ने देखने की कोशिश भी नहीं की। उसका हाथ नीचे बढ़ा। रुको, मैं बोलूंगी। आखिरकार उसने हार मानी। उसका चेहरा पीला था। आरव रुक गया। अब जरूरत नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 168। तुम्हें मुझे मारने किसने भेजा? आरव ने फिर पूछा। उसे पता था वह अब झुकेगी। काली कपड़ों वाली महिला बोली, मुझे नाम नहीं पता, मैं सिर्फ पैसे लेती हूँ। बीच वाले के जरिए भुगतान हुआ। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन आंखों में डर साफ था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बेहद असहज थी और आरव सिर्फ तौलिया में था। वह उसकी आंखों से आगे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सच में नहीं जानती। आरव की निगाह ठंडी हो गई। सच? मुझे पूरा भुगतान पहले नहीं मिला, काम के बाद बाकी मिलना था। पैसे कहाँ लेने थे? गोल्डन ऑटम नाइट क्लब। आरव हल्का हंसा। यह अपेक्षित था। चौहान परिवार छिपना नहीं चाहता था। अब सवाल था, इसे क्या करे? एक विचार आया, मार दे। यह आसान था, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उसने कभी हत्या नहीं की थी। वह पूरी तरह निर्दयी नहीं था। महिला ने उसकी चुप्पी देखी, धीरे से पूछा, क्या मार दोगे? आरव ने ठंडी आंखों से देखा, सिर हिलाया। वह कांपी, फिर बोली, अगर न मारो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, कुछ भी। आरव रुका। क्या कर सकती हो? हत्या। जवाब सीधा था। आरव की आंखों में चमक आई, लेकिन उसने परखा। मुझे भरोसा कैसे हो? मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी, वहां पहुंचकर भरोसा हो जाएगा। वह बेचैन थी। चलो अभी। आरव बाहर गया, एक टी शर्ट फेंकी, उसके हाथ खोल दिए। वह चौंकी। यह विश्वास नहीं था, यह आत्मविश्वास था। वह भाग सकती थी, लेकिन जानती थी, भागी तो मारी जाएगी। उसने कपड़े पहने, बाहर आए। आरव कपड़े बदल रहा था। उसकी नज़र अनायास उसके शरीर पर ठहर गई। एक क्षण के लिए विस्मय, फिर दोनों विला से निकल गए। गांव दूर नहीं था, सूर्यानगर से 10 किलोमीटर। एक छोटा पहाड़ी गांव, बहुत साधारण। आरव ने कार दूर रोकी। दोनों पैदल चले। गांव के किनारे एक मिट्टी का घर। आरव समझ गया, यह उसका कमजोर बिंदु है। वह भीतर जाने लगा। जरूरत नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। वह रुक गया। महिला ने सिर झुकाया। धन्यवाद। दोनों लौट आए। समय करीब 3 बजे था। नाइट क्लब बंद था। अगले दिन मिलना तय था, इसलिए आरव सीधे चौहान विला पहुंचा। कार दूर रोकी। महिला का नाम अब पता था, आज जियो। दोनों दीवार के पास पहुंचे। दीवार सिर्फ 2 मीटर ऊंची थी। आरव फुर्ती से चढ़ गया। आज जियो भी पीछे। अंदर घुसते ही 2 बड़े कुत्ते झपटे। आरव ने बिना झिझक दोनों के गले पर सटीक किक मारी। दोनों जमीन पर गिरे, उठ नहीं पाए। आज जियो सिहर गई। ये ताकत उससे बहुत ऊपर थी। भौंकने से रोशनी जल उठी। अंदर हलचल हुई। आरव परवाह नहीं कर रहा था। वह सीधे मुख्य दरवाजे तक गया। एक लात, दरवाजा खुल गया। अंदर से आवाज आए, कौन है जो मेरे घर में घुस आया? आरव ने जवाब नहीं दिया। वह जियो के साथ अंदर चला गया। हॉल रोशन था, ऊपर से लोग उतर रहे थे। पिता भी थे। हे याओयंग सबसे अंत में आए। आरव को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य चमका, लेकिन सबसे ज्यादा समझ गया, चौहान किंगवू। उसने आरव को देखा, फिर आज जियो को, और तुरंत समझ गया आज वह क्यों आया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 169। जब सबने देखा कि हॉल में खड़ा व्यक्ति आरव है, तो माहौल अचानक बदल गया। पिता की आंखों में पहले भ्रम था, फिर जैसे ही उन्होंने चौहान किंगवू और हे याओयन को देखा, सब समझ गए। उनकी आंखों में आग जल उठी। गुस्सा साफ था। हे याओयन के चेहरे का रंग बदल गया। चौहान किंगवू की निगाह और ठंडी हो गई। पिता के पीछे 2 लोग खड़े थे, युवराज और बड़े भाई। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन दिनों वह बड़े भाई के साथ व्यापार सीख रहा था।
वह चाहता था व्यापार में आरव को हराए। बड़े भाई की नज़र में आरव का अस्तित्व ही नहीं था। हे याओयंग, क्या ये तुम्हारा तरीका है? आरव ने सबको देखा, फिर सीधा उसी की ओर देखा। तुम हिम्मत कैसे करते हो मेरी माँ का नाम लेने की? युवराज चिल्लाया। आरव ठंडा हंसा। नाम लेना ही क्यों, मैं इससे भी बदतर कह सकता हूँ। क्या करोगे? उसकी आवाज़ में जरा भी सम्मान नहीं था। आरव, तुम। युवराज गुस्से से कांप गया। बस, पिता गरजे। हॉल शांत हो गया। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, पिता ने कहा। आरव हंसा। आगे? उसने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा। मैं चुप रहूं? अगर मैं मर जाता तो क्या तब भी चुप रहते? पिता ने हे याओयंग की ओर देखा। क्या ये सच है? वह बोली। हाँ, मैंने भेजा। वह इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। चुप रहो, पिता पहली बार उस पर गरजे। सब स्तब्ध थे। शायद पहली बार। वह मेरा बेटा है। क्या तुम चाहती थीं मैं उसका शव उठाऊं? पिता की आंखों में आग थी। तुम मेरे लिए उस नाजायज के लिए चिल्ला रहे हो? वह और तेज बोली। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। बस। वह सीधे उसकी ओर बढ़ा। क्या कर रहे हो? युवराज सामने आ गया। हटो। आरव ने बिना देखे लात मारी। युवराज 3 मीटर दूर जा गिरा। सोफे से टकराया, उठ नहीं सका। युवराज, हे याओयंग चिल्लाए, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। आरव उसके सामने खड़ा था, सबकी आंखों के सामने। उसने हाथ उठाया। पा, तेज आवाज गूंजी। वह जमीन पर गिर गई, चेहरा लाल सूजा हुआ, होठों पर खून। आरव झुका। अगर फिर वह शब्द कहा तो जान ले लूंगा। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। वह स्तब्ध रह गई। आरव, तुम मरना चाहते हो? चौहान किंगवू झपटा। आरव रुका नहीं, सीधे मुक्का भिड़ाया। धम। दोनों मुट्ठियां टकराईं, हड्डी चटकने की आवाज आई। चौहान किंगवू पीछे डगमगाया। उसका हाथ ढीला पड़ गया, चेहरा पीला। उसे विश्वास नहीं हुआ। आरव की ताकत उससे कई गुना अधिक थी, लगभग 400 की शक्ति। बाकी सब स्तब्ध थे। आज जीयू भी। बस करो, पिता बीच में आए। और क्या चाहते हो? उन्हें मार दोगे? आरव ने ठंडी नजर डाली। मैं रुक जाऊंगा, लेकिन अगर वे फिर हमला करें? क्या मैं बैठा रहूं? उसकी आवाज में निर्णय था। इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 170। आरव के शब्दों ने पिता को चुप कर दिया। आरव ने और कुछ नहीं कहा। वह सीधे उन्हें पार करके चौहान किंगवू की ओर बढ़ा। तभी ऊपर से एक बूढ़ी आवाज आई। जहां क्षमा हो सके वहां अति मत करो। सीढ़ियों के मोड़ पर एक वृद्ध दिखाई दिए, 70 वर्ष से अधिक आयु, बाल सफेद, शरीर सीधा, चेहरा दमकता हुआ। चौहान किंगवू ने सम्मान से कहा, गुरुजी, क्षमा करें। यह उसके गुरु थे, 10 वर्षों से अधिक समय से। इसी व्यक्ति ने उसे अंडरवर्ल्ड में स्थापित किया था। उनकी शक्ति उससे कई गुना अधिक थी। आरव ने उन्हें पहले भी देखा था, 4 वर्ष पहले। वह जानता था ये व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, पेंग योंगहुआ से भी अधिक। वे चौहान परिवार के रक्षक थे। उन्हें हराना मतलब उनका मनोबल तोड़ना। वृद्ध नीचे उतरे। पिता के चेहरे पर चिंता थी, बाकी सबके चेहरे पर आशा। आरव ने कहा, बूढ़े आदमी, ये शब्द अपने शिष्य से कहो। मैंने नहीं, इन्होंने शुरू किया। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं निपट लूंगा, तुम चले जाओ। आरव मुस्कुराया, मैं क्यों जाऊं? आज अगर गया तो कल फिर हमला होगा। वृद्ध का स्वर कठोर हुआ, अहंकार मत करो, जरूरत पड़ी तो विदा कर दूंगा। आरव ने सीधा उत्तर दिया, तुम्हारा शिष्य कूड़ा है और तुम उसके गुरु। अगर आज मुझे भेज सके तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। कमरा सन्न रह गया। पिता स्तब्ध। आज जीयू पीछे खड़ी सब समझ रही थी। ये डर पैदा करने का खेल था। वृद्ध क्रोधित हुए, सीख दूंगा तुम्हें। वह तेज हवा की तरह झपटे। आरव ने तुरंत नियंत्रण शिना को सौंप दिया। कोई जोखिम नहीं, आदेश स्पष्ट था, सबसे कम समय में परास्त करो। शिना सक्रिय हुई, गति अविश्वसनीय। वृद्ध की आंखों में भय चमका। पहला टकराव, धम। वृद्ध पीछे धकेले गए कई कदम, लेकिन शिना रुकी नहीं। दूसरी चाल, वह पलक झपकते सामने थी, मुट्ठी पेट की ओर। वृद्ध रोकना चाहते थे, एक हाथ सुन्न था। धम। प्रहार लगा, शरीर जमीन से उठा। तभी घूमकर एक प्रबल ड्रैगन टेल किक, सीधा पेट पर। वृद्ध दूर जा गिरे, सोफे से टकराए। हॉल स्तब्ध। चौहान किंगवू अविश्वास में, उसका अजेय गुरु 2 बार भी नहीं झेल सका। पिता चुप। हे याओयंग के चेहरे पर भय। अब शक्ति स्पष्ट थी, एक बार भी नहीं सह सके। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसकी नज़र सीधे हे याओयंग पर गई। वह पीछे हट गई। डर साफ था। आरव हंसा, उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजी। अब सबकी आंखों में भय था। आरव जानता था वह उन्हें नहीं मारेगा, खून का रिश्ता था, लेकिन डर पैदा करना जरूरी था। और वह सफल हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 171। हंसते हुए आरव मुड़ा और चौहान विला से बाहर चला गया। उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी।
अगर वे समझदार हैं तो अब छिपकर वार नहीं करेंगे, वरना वह फिर लौटेगा और इस बार और कठोर होगा। चौहान किंगवू की आंखों में भी डर था। आज जीयू चुपचाप पीछे चल रही थी। वह जानना चाहती थी अब उससे क्या करवाना है। कार में बैठने के बाद आरव ने पूछा, कितने साल से हत्यारिन हो? 3 साल। कितनों को मारा? 17। उसका स्वर सपाट था, जैसे सामान्य बात हो। आरव ने गहरी सांस ली। आज सफल होती तो 18 हो जाता। हाँ, वह बिना झिझक बोली। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर आरव बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम हत्या करो। मुझे 3 महीने में सूर्यानगर में एक अंडरग्राउंड ताकत चाहिए। कुल लोग 100 से कम, पूरी तरह नियंत्रण में। फंड मैं दूंगा। 3 महीने बाद मुझे काम है। आज जीयू ने तुरंत कहा, हो जाएगा। क्षेत्र चिन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन, केंद्र वहीं होगा। सीमा तुम तय करो। ठीक है। आरव ने एक कार्ड दिया। काला बैकग्राउंड, सिर्फ नाम और नंबर। कल कॉल करना, फंड मिल जाएगा। आज जीयू ने कार्ड ले लिया। रात के 3 बज चुके थे जब आरव विला लौटा। उसने जिया को गले लगाया और सो गया। अब चौहान परिवार का खतरा कम था। अगला कदम हमला करना था। मुख्य लक्ष्य था तियानरोंग फार्मास्यूटिकल, फार्मा उद्योग का भविष्य उसे अच्छी तरह पता था। समय उसके साथ था। अगले कुछ दिन शांत रहे। क्लीलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स स्थिर बढ़ रहा था। ऑनलाइन यूजर्स लगातार बढ़ रहे थे। जेनिथ फार्मा की वजन घटाने की दवा बेहतरीन प्रतिक्रिया पा रही थी। कोई साइड इफेक्ट नहीं। उधर सिया का कोका कोला विज्ञापन पूरा हुआ। फिर वह बीजिंग पहुंची। पहला एल्बम लॉन्च हुआ। ऑडिटोरियम खचाखच भरा। 40,000 से अधिक लोग। 5,000 सीडी तुरंत बिक गईं। बाहर 30,000 और इंतजार में। पहले दिन 8 लाख की बुकिंग। लोकप्रियता चरम पर। शंघाई, ग्वांगझोउ और अन्य शहर। पूरा शेड्यूल भरा हुआ। आज जीयू ने भी चौंका दिया। 5 मिलियन मिलते ही उसने एक स्थानीय गैंग अपने कब्जे में ले ली। तीसरे दिन तक 4 और गुट नियंत्रित कर लिए। चिन्यांग क्षेत्र पूरी तरह उसके हाथ में। फिर उसने विस्तार रोक दिया। 5वें दिन बड़े अंकल का फोन आया। आरव बीजिंग पहुंचा। सीधे गार्ड ब्यूरो मुख्यालय। वहां बड़े अंकल थे और निदेशक भी। फाइल सौंपी गई। मिशन स्पष्ट था। यासुकुनी श्राइन में टाइम बम लगाना। सब तैयारी हो चुकी थी। नकली पहचान, पासपोर्ट, कोई सवाल नहीं। कब निकलना है? आज रात। आरव ने पहले मेहरा से मुलाकात की। शाम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। रात की उड़ान, क्योटो, जापान। यह उसका पहला विदेश दौरा था। लेकिन दूसरी पहचान से रात 9 बजे विमान उतरा। एयरपोर्ट से टैक्सी ली। चियोदा जिला, राजनीतिक केंद्र, यही लक्ष्य भी था। पहले उसे संपर्क व्यक्ति से मिलना था। एक मध्यम आयु पुरुष, दिखने में पूर्ण जापानी, रहन सहन भी वैसा। कम संदेह। आरव का उद्देश्य स्पष्ट था। टाइम बम लेना। मिशन शुरू होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 172। रात। अंधेरे की आड़ में आरव चुपचाप आगे बढ़ रहा था। समय लगभग 3 बजे का था। सड़कें लगभग खाली। इस बार उसने पूरा नियंत्रण जिना को दे दिया था। करीब आधे घंटे बाद यासुकुनी श्राइन सामने था। सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन जिना के लिए कैमरा, सेंसर, इंफ्रारेड कुछ भी समस्या नहीं थे। लक्ष्य था पीछे का हिस्सा। मुख्य हॉल, लिंग जेन श्राइन, फैंगान हॉल। तीनों त्रिकोण में बम का प्रभाव तीनों को एक साथ क्षति पहुंचाएगा। आरव सिर्फ स्थापना के लिए आया था। विस्फोट उसका काम नहीं था। दीवार पार करना आसान था। पेड़ों का घना हिस्सा अच्छा आवरण दे रहा था। जिना ने एक बड़े पेड़ की शाखा में छोटा सा खोखला स्थान बनाया। टाइम बम सावधानी से रखा। छाल वापस लगा दी। बिल्कुल स्वाभाविक। फिर तुरंत प्रस्थान। आना सरल था, जाना उससे भी सरल। चियोदा जिले से निकलकर वह पैदल दूर गया। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचा और राजधानी लौट गया। दोपहर के करीब वह मेहरा निवास पहुंचा। बड़े अंकल और दादाजी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टडी में प्रवेश। काम हो गया। हाँ, कोई समस्या नहीं। दादाजी संतुष्ट हुए। ये प्रथम श्रेणी वीरता है। दोपहर में ब्यूरो चलना। आरव ने सिर हिलाया। फिर दादाजी मुस्कुराए। सिया के कुछ साइन एल्बम लाना, मेरे कुछ मित्रों को चाहिए। आरव हल्का मुस्कुराया। जरूर। सिया इस समय चेंगदू में साइनिंग कर रही थी। एल्बम बिक्री 3 मिलियन पार, तेजी से बढ़ती हुई। अनुमान था 20 मिलियन से अधिक। चैरिटी फंड को भारी लाभ। देश भर में टूर की तैयारी। दोपहर में आरव ने प्रथम श्रेणी पदक प्राप्त किया। रात बीजिंग में रुका। अगली सुबह वह सूर्यानगर लौटा। अब तीनों व्यावसायिक लाइनों पर ध्यान देना था। सीधे जैनिथ फार्मा पहुंचा। रात में पहले ही रोहित मल्होत्रा को सूचना दे दी थी। ऑफिस नया था, लगभग 40 वर्ग मीटर। अरहान अंदर था, ब्लेड उंगलियों में घूम रहे थे। आरव सोफे पर बैठा। प्रतिक्रिया कैसी है? रोहित बोला, बहुत अच्छी। पुरानी समस्या पूरी तरह खत्म। छवि पुनः स्थापित। आरव ने सिर हिलाया। कुछ दिन और देखें, फिर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च। रोहित बोला,
अगर किसी अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं तो प्रचार तेज होगा। आरव हल्का मुस्कुराया। उसके मन में पहले से नाम था। सिया, वर्तमान लोकप्रियता शिखर पर, मैं देख लूंगा। उत्पादन बढ़ाओ, 5 लाइन चालू करो, अगले महीने बड़े स्तर पर लॉन्च। रोहित ने तुरंत सहमति दी। उसे अब आरव की योजनाओं पर पूरा विश्वास था। रोहित बाहर चला गया। आरव ने गहरी सांस ली। सब कुछ धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा था। अब अगला कदम, चौहान परिवार पर आर्थिक प्रहार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 173। अरहान, कैसा लग रहा है यहाँ? रोहित मल्होत्रा के जाने के बाद आरव ने पूछा। ठीक है, खाना है, पीना है, चाकू घुमाने का समय भी है, बस अभ्यास के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं। दीपक और ऋतिका याद आते हैं। आरव मुस्कुराया। थोड़ा समय और सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने कहा, चाकू दो। अरहान ने अपना छोटा ब्लेड फेंक दिया। आरव ने पकड़ लिया। जिना के डाटाबेस में अनगिनत तकनीकें थीं। उसने कुछ बेहद व्यवहारिक मूव सिखाए। अरहान की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत अभ्यास में डूब गया। आरव चुपचाप निकल गया। सीधे विला नंबर 15। हॉल में सुजाता बैठी थी। स्पष्ट था सिया लौट आई थी। अभी आए? हाँ, सिया ने कहा, एक दिन घर रहना है, कल जियामिन साइनिंग। आरव ने सिर हिलाया। अच्छा है, थोड़ा आराम। सुजाता उत्साहित थी। एल्बम की सफलता उसे भी ऊर्जा दे रही थी। आरव ने पूछा, कोका कोला विज्ञापन कब? 3 से 5 दिन में। बहुत शानदार बना है। आरव ऊपर गया। सिया और जिया कमरे में बातें कर रही थीं। सिया का व्यक्तित्व और निखर गया था, पर जैसे ही उसने आरव को देखा, वह दौड़कर गले लग गई। तुम आ गए। आरव ने उसे कसकर पकड़ा। जिया मुस्कुराए। सिया अब समझदार हो चुकी थी, पर मर्यादा नहीं लांघती थी। कल जियामिन? हाँ। थकी तो नहीं? नहीं। तुम दोनों साथ हो तो थकान नहीं। आरव ने उसकी नाक हल्के से छुई। मैं भी चलूंगा। सिया की आंखें चमक उठीं। सच? झूठ क्यों बोलूं? सिया ने जिया से पूछा। दीदी, आप भी चलेंगी? चलूंगी। दोपहर में तीनों माँ के साथ धूप में बैठे। फिर सिया और आरव बाहर निकले। सिया ने सफ़ेद टोपी पहनी, बड़े काले चश्मे, चेहरा लगभग ढक गया। सूर्यानगर का व्यस्त केंद्र। गाड़ी पार्क की। दोनों हाथ पकड़कर चले। सिया को कुछ खरीदना नहीं था, बस साथ चलना था। आरव समझ रहा था। नाश्ता, हल्की हंसी, धीमी चाल। धीरे धीरे वे रॉयल सिटी मॉल के पास पहुंचे। तभी सामने हलचल दिखी। एक महिला किसी पुरुष का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। पुरुष उदासीन। उसके साथ खड़ी थी एक सजी धजी महिला। सिया ने पहचान लिया। वह थी लावण्या सिंह। और वह पुरुष आरव ने भी पहचान लिया। वह था वू यून। हवा अचानक ठंडी हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 174। वू यून, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम ऐसे छोड़ रहे हो? जरा भी ज़मीर नहीं। लावण्या सिंह ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बकवास है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दूर हटो। वू यून ने झटक दिया। फिर अपनी बाँह थामे खड़ी अमीर महिला से बोला, ये औरत पागल है। इतनी साधारण, मैं इसे क्यों जानूंगा? महिला ने तिरस्कार से देखा। कपड़े भी देखो इसके। अगर तुम सच में इसे जानते हो तो मुझे तुम्हारी पसंद पर शक होगा। लावण्या के कपड़े महंगे थे, लेकिन उस महिला के कपड़े उससे कहीं अधिक महंगे। वो यूं तुरंत बोला, मैं ऐसी औरत में दिलचस्पी लूं? नामुमकिन। लावण्या की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने उसके लिए पैसे लुटाए थे। कैसीनो, क्लब, शानदार जीवन, बस इतना कहा था कि थोड़ा बचत करें। और अगले ही दिन वह किसी और अमीर महिला के साथ। आखिरी बार पूछती हूँ, इतने बेरहम हो? वो यूं झल्लाया। दफा हो जाओ। उसने धक्का दिया। लावण्या गिर पड़ी। दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। लावण्या उठी। उसकी आंखों में निराशा थी। फिर अचानक उसने बैग से छोटा कॉस्मेटिक चाकू निकाला। धीरे धीरे पीछे चली। वो यून। वह मुड़ा। अगले ही पल चाकू उसके चेहरे की ओर। आह! चीख गूंज उठी। खून फूट पड़ा। मुझे छोड़ोगे तो चैन से नहीं जियोगे। लावण्या पागलों की तरह वार करती रही। चेहरा, हाथ, शरीर, दर्जनों वार। वो यूं गिर पड़ा। खून बहता रहा। पास खड़ी अमीर महिला कांप रही थी। मेरे आदमी को छीनोगी? तुम भी जाओ। चाकू उसकी ओर मुड़ा। दूर खड़े आरव और सिया सब देख रहे थे। आरव की आंखें ठंडी थीं। सिया की आंखों में भी दया नहीं थी। लावण्या, वही जिसने उसके माता पिता की जिंदगी बर्बाद की, अब परिणाम सामने था। सिया, चलें। सिया ने सिर हिलाया। दिल का गांठ खुल चुका था। दोनों विला लौट आए। सिया ऊपर गई, जिया को गले लगाया और रो पड़ी। खुशी के आंसू। जिया की आंखें भी नम थीं। आरव चुपचाप देखता रहा। कुछ ही घंटों बाद खबर आई, वो यूं मर गया। खून बहने से। अमीर महिला बच गई, पर चेहरा बिगड़ गया। लावण्या गिरफ्तार। आजीवन कारावास निश्चित। अगले दिन वे जियामिन के लिए निकले। आरव ने अपनी ऑडी A8L चलाई। पेंग योंगहुआ की एस्केलेड में।
जिया, सिया और सुजाता। आरव ने ड्राइविंग जिना को सौंप दी, खुद पढ़ाई करने लगा। जल्दी ही जिया मेन पहुंचे। आरव सीधे क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स गया। सिया टाइम्स स्क्वायर साइनिंग के लिए। पार्किंग में अब कई गाड़ियां थीं। कंपनी बढ़ चुकी थी। तानिश वर्मा पहले से इंतजार कर रहा था। डायरेक्टर दोपहर साइनिंग है। हाँ, 2:30 बजे। तानिश बोला, मैं कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पहनाकर स्वयंसेवक बनाना चाहता हूँ। आरव की आंखों में प्रशंसा झलकी। अच्छा विचार है, व्यवस्था करो। तानिश तुरंत तैयारी में लग गया। दोपहर आने वाली थी। सिया का नाम अब भीड़ खींच रहा था और खेल अभी जारी था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 175। तानिश वर्मा स्वयंसेवक व्यवस्था करने चला गया। आरव अकेले कंपनी में घूमने लगा। नए ऑफिस में आने के बाद कई हिस्सों का नवीनीकरण हुआ था। तीसरी मंजिल पर हल्का नीला और सफ़ेद थीम, साफ सुथरा, गर्माहट भरा। ग्राहक सेवा विभाग, करीब 30 युवा कर्मचारी, अधिकांश लड़कियां। मधुर आवाज़, कंपनी यूनिफॉर्म में। फ़ोन लगातार बज रहे थे। आरव कुछ कदम ही चला था कि एक सुरक्षा गार्ड पास आया। सर, यह आंतरिक कार्यालय है। स्वर विनम्र था। आरव मुस्कुराया, बस देख रहा था, अब निकलता हूँ। उसे अच्छा लगा। हर मंजिल पर सुरक्षा थी। 5वीं मंजिल, तकनीकी विभाग। दरवाजे पर 2 गार्ड। आरव रुका। लियान को बुला दीजिए, मैं उन्हें जानता हूँ। एक गार्ड अंदर गया। कुछ मिनट बाद लियान बाहर आया। ठंडा चेहरा, लेकिन आरव को देखते ही सम्मान से बोला, बॉस आरव, आप। गार्ड हैरान रह गए। लियान बोला, ये हमारे अपने हैं, आगे से रिपोर्ट की जरूरत नहीं। तकनीकी विभाग में प्रवेश, ये कंपनी का हृदय था। दूसरे चरण का विकास जारी। परफेक्ट लाइफ का विस्तार। नए शहर, गांव, एलायंस सिस्टम, प्रगति 40%। लियान ने कुछ तकनीकी प्रश्न पूछे। आरव ने सहज उत्तर दिए। लियान की आंखें चमक उठीं, फिर वह विकास में डूब गया। आरव चुपचाप निकल गया। 6ठी मंजिल, दीपक राणा घोड़े की मुद्रा में अभ्यास कर रहा था। एकाग्र। आरव संतुष्ट था। फिर वह टाइम्स स्क्वायर की ओर चला। सुबह 10 बजे थे। सिया पहले से तैयारी में थी। वह पहले से हजारों एल्बम पर साइन कर रही थी। आरव दोपहर तक साथ रहा। फिर वे अलग गाड़ियों से स्थल पहुंचे। टाइम्स स्क्वायर लोगों से भरा था। समुद्र जैसी भीड़, हर आयु वर्ग। तानिश करीब 50 कर्मचारियों के साथ व्यवस्था संभाल रहा था। यूनिफॉर्म स्पष्ट दिख रहे थे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम शुरू। 20,000 एल्बम बिक्री के लिए। पहले 5,000 पर लाइव साइन। भीड़ उफान पर। सिया का मुस्कुराता चेहरा, हर हस्ताक्षर सावधानी से। उसके लिए हर एल्बम चैरिटी फंड की एक ईद था। शाम 5:30 बजे कार्यक्रम समाप्त। करीब 6,000 साइन। कलाई लाल और सूजी हुई, फिर भी मुस्कान कायम। उसी शाम वे सूर्यानगर लौट गए। अगले शहर की तैयारी बाकी थी। यात्रा जारी थी और आरव चुपचाप देख रहा था। उसकी बनाई दुनिया धीरे धीरे आकार ले रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 176। विला नंबर 15। लौटने के दूसरे ही दिन सिया फिर निकल गई। फुझोउ, फिर चेंगदू, फिर चोंगछिंग। कई प्रथम श्रेणी शहर, लेकिन शिनशिन चैरिटी फाउंडेशन के फंड बर्फ के गोले की तरह बढ़ रहे थे, लाखों से करोड़ों तक, और अब 10 मिलियन से भी अधिक। ये तो बस शुरुआत थी। इस एल्बम से ही 100 मिलियन से अधिक लाभ संभव था। टूर अलग। तीसरे दिन कोका कोला का विज्ञापन प्रसारित हुआ। सिया लाल पियानो के सामने बैठी थी। चारों ओर सोडा की लहरें हर सुर के साथ बोतलें जैसे नृत्य कर रही थीं। मुस्कान पवित्र, छवि देवी जैसी। विज्ञापन आते ही देश में सनसनी, इंटरनेट पर डाउनलोड की बाढ़। कोका कोला की ब्रांड छवि फिर उभरी। पेप्सी का हिस्सा वापस छीना गया। सिया की लोकप्रियता एक और शिखर पर। इसी लहर के बीच आरव ने रोहित मल्होत्रा के साथ राष्ट्रीय प्रचार पर चर्चा शुरू की। करीब 1 महीने की बिक्री के बाद ज़ेनिथ फॉर्मा की वजन घटाने वाली दवा में कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं, कुछ में हल्का रिबाउंड, लेकिन व्यायाम से नियंत्रित। उत्पादन पहले ही बढ़ चुका था, गोदाम भरे हुए। रोहित ने उत्साह से पूछा, पहले आसपास के शहर या सीधे बड़े शहर? आरव ने शांत स्वर में कहा, अभी पूरे देश में संभव नहीं। पहले शंघाई, बीजिंग, शेनज़ेन। विज्ञापन मजबूत होंगे तो रास्ता खुल जाएगा। रोहित ने नोट किया। एंडोर्समेंट। आरव ने सिर हिलाया। सिया। रोहित चौंका। वही सिया? हाँ, 6 मिलियन प्रति वर्ष और मुनाफे का 2%। शिनशिन फाउंडेशन को? रोहित ने बिना सोचे कहा। 20 मिलियन भी दे देते, कोई समस्या नहीं। उसे समझ था कि सिया की लोकप्रियता का प्रभाव कितना बड़ा होगा। आरव बोला, 10 दिन में तैयारी पूरी करो, विज्ञापन और मीडिया में देखूंगा। रोहित आत्मविश्वास से बोला, इस बार ज़ेनिथ फॉर्मा देश में नाम करेगा। आरव हल्का मुस्कुराया। उसका लक्ष्य सिर्फ देश नहीं था, दुनिया थी। वजन घटाने की दवा तो बस शुरुआत थी। उसके पास भविष्य की अनगिनत फॉर्मूले थे।
कॉस्मेटिक्स उद्योग सबसे अधिक लाभ वाला, लेकिन जल्दबाजी नहीं, पहले आधार मजबूत। शाम को वह विला लौट आया। सिया अभी यात्रा पर थी, कल लौटेगी। डू परिवार अब चिंता नहीं था। त्यानरॉन फॉर्मा का पतन सिर्फ समय की बात थी। अब आरव भविष्य की योजना बना रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन, ऑनलाइन गेम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिर ज़ेनिथ फॉर्मा का विस्तार और राजवीर मोटर्स, बिजली उद्योग में राजा बनना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ऑटोमोबाइल उद्योग और ऊर्जा उद्योग। आरव की महत्वाकांक्षा धीरे धीरे आकार ले रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 177, ऊर्जा। यह एक ऐसी तकनीकी समस्या थी जो अनगिनत उद्योगों से जुड़ी हुई थी। मोबाइल फ़ोन तकनीक तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बैटरी सबसे बड़ी सीमा। फिर ऑटोमोबाइल उद्योग, हाइब्रिड, पूरी तरह इलेक्ट्रिक। भविष्य का रुझान स्पष्ट था, और उसका मूल, ऊर्जा, जो समस्या आधुनिक वैज्ञानिकों को सिरदर्द देती थी, वह आरव के लिए कठिन नहीं थी। पिछले अध्ययन में वह इस क्षेत्र को समझ चुका था। 500 साल आगे की तकनीक उसके पास बढ़त थी। वह चाहे तो तकनीक बेचकर तेजी से अमीर बन सकता था, लेकिन वह मूर्खता होती। बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटा बदलाव पूरी दुनिया बदल सकता है। पैसा अंततः सिर्फ एक संख्या है। वह दुनिया के विकास को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए निर्णय स्पष्ट था। सब कुछ अपने हाथ में, खुद निर्माण, खुद नियंत्रण, धीमा सही, लेकिन लाभ कई गुना। ऊर्जा उद्योग उसकी असली मुख्य लाइन। इसके साथ जुड़े उद्योग, मोबाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, अंततः एक व्यापारिक साम्राज्य। लेकिन फंड बहुत विशाल चाहिए थे, इसलिए पहले तीनों उद्योगों को मजबूत करना था। सुबह सिया लौट आए। इस बार वह काफी थकी हुई दिख रही थी, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आभा और भी पवित्र। आरव ने आधा दिन उसे आराम करने दिया। दोपहर में बात की, ज़ेनिथ की दवा का विज्ञापन। सिया ने पहला सवाल पूछा, कपड़े बहुत बोल्ड तो नहीं होंगे? वह हल्का झेप गई। आरव हंसा, पगली, तुम्हारी छवि खराब करूंगा। तुम सिर्फ पियानो बजाओगी, बाकी मैं देख लूंगा। सिया ने राहत की सांस ली। कब शूट? कुछ दिन बाद, पहले आराम। सिया मुस्कुराए, मैं थकी नहीं हूँ। जब सोचती हूँ कि हर रुपया बच्चों के काम आएगा, तो सब आसान लगता है। आरव ने पूछा, कितना फंड हो गया? सिया की आंखें चमक उठीं। 36 मिलियन से ज्यादा। एल्बम 3.5 मिलियन कॉपी पार। अगले महीने 10 मिलियन, तब फंड 100 मिलियन पार। आरव सच में प्रभावित हुआ। हमारी सिया तो भाग्य बिल्ली निकली। सिया ने नाक सिकोड़ ली। क्या हम योजना शुरू कर सकते हैं? अभी नहीं, टूर खत्म होने दो। ठीक है। शाम, आरव अकेले निकला। चिन्यांग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन। रितिका सिंह और अरहान इंतजार में। क्या बात है, चलो दिखाता हूँ। गाड़ी दक्षिण क्षेत्र की ओर मुड़ी। नांजियाओ स्ट्रीट, KTV, बार, मनोरंजन केंद्र, रात की चमक, लाल रोशनी, लक्ष्य, रॉयल क्राउन एंटरटेनमेंट। अरहान उत्साहित, फिर से गड़बड़? नहीं, आज देखेंगे कौन गड़बड़ करता है। दूसरे करेंगे, जरूरत पड़ी तो तुम भी। तीनों अंदर गए। पहली मंजिल, सैकड़ों लोग, म्यूजिक तेज, रोशनी चमकती हुई। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इस शोर से बिल्कुल अलग थी। कुछ होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 178, रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिए। आरव शांत बैठा था। ग्लास के घुमाव में उसकी आंखें ठंडी सितारों जैसी चमक रही थीं। वह हल्के से ग्लास घुमा रहा था। अंदर की लाल वाइन घूमते हुए जैसे जीवित हो उठी, जैसे एक लाल ड्रैगन कांच के भीतर तैर रहा हो। ये तकनीक उसने जिना से सीखी थी। अब उसके शरीर का नियंत्रण पूर्ण था। ऐसी बारीक हरकतें उसके लिए आसान थीं। अरहान और रितिका मंच के पास मस्ती कर रहे थे। अरहान का चेहरा आकर्षक था, लड़कियां उसके आसपास, रितिका भी पीछे नहीं थी। उसी समय एक महिला पास आई, हाथ में लाल कप। सर, आप अकेले हैं? आरव ने ऊपर देखा। क्षण भर के लिए वह भी चकित हुआ। चेहरा निर्दोष, आभा शास्त्रीय, आंखों में गहराई। वह जिया और मेहरा से भी अधिक सुंदर लगी। क्या मैं बैठ सकती हूँ? कृपया। वह सामने बैठ गई। आपकी वाइन घुमाने की शैली सुंदर है, सिखाएंगे? आरव मुस्कुराया, आपके मित्र इंतजार कर रहे हैं। उसने बाएं टेबल की ओर इशारा किया। वहां लोग देख रहे थे। महिला हल्का हंसी, तो आप जानते थे, फिर बैठने क्यों दिया? खाली सीट थी, आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं। वह उठी, फिर लौट आई। मेरा नाम चंदनी वर्मा है, क्या हम परिचित हो सकते हैं? ग्लास आगे बढ़ाया। आरव, ग्लास टकराए। आप अलग हैं। चंदनी ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। आरव शांत था। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई। काले कपड़ों में लोग अंदर आ रहे थे, एक के बाद एक। हवा में तनाव बढ़ गया। यहाँ कुछ होने वाला है। आप चली जाएं, और आप? मैं रुकूंगा। चंदनी कुछ क्षण देखती रही,
फिर शालीनता से हट गई। अरहान और रितिका मंच से उतर आए। वो लड़की कौन थी? चंदनी, अभी मिली। रितिका की आंखें चमकीं। बहुत सुंदर है, अगर पसंद है तो बात कर लेना। रितिका हंसी। पहले काम। दरवाजे पर अब 30 से अधिक लोग। काले टी शर्ट, लोहे की पाइप। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। कांच टूटे, लोग पीछे हटे। अरहान उत्साहित। किसका साथ दें? देखते हैं, जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। आरव शांत बैठा रहा। असल में वह यहाँ यूं ही नहीं आया था। आज जीयू ने उसे खबर दी थी। आज की रात किसी के लिए निर्णायक होने वाली थी। और आरव सिर्फ दर्शक नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 179। एंटरटेनमेंट सिटी ने तुरंत जवाब दिया। हर दिशा से लोग निकल आए। कुछ ने काले कपड़ों वालों को रोका। कुछ मेहमानों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालने लगे। जो जाना चाहते थे उन्हें भेज दिया गया। जो नहीं जाना चाहते थे उन्हें अनदेखा किया गया। आरव शांत बैठा रहा। उसकी सीट अंदर थी, लगभग 100 मीटर दूर। लड़ाई भी हो जाए तो उस तक कोई असर नहीं। पास ही चंदनी बैठी थी। वह बार बार आरव को देख रही थी, लेकिन रितिका की खुली नज़रें उसे थोड़ा असहज कर रही थीं। कुछ ही देर में बातचीत टूट गई। दोनों पक्ष भिड़ गए। शुरुआत में संख्या एंटरटेनमेंट सिटी की अधिक थी, लेकिन काले कपड़ों वाले लोग सीधे और सटीक वार कर रहे थे। धीरे धीरे वे बढ़त लेने लगे। तभी ऊपर से दर्जन भर लोग उतरे। उनमें एक 2 मीटर लंबा आदमी और 2 जुड़वां युवक। तीनों की चाल ही बता रही थी, कमजोर नहीं हैं। अरहान फुसफुसाया, अगर मदद नहीं आई तो काले कपड़ों वाले हारेंगे। आरव ने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं। उसी समय दरवाजे से एक पतली आकृति अंदर आई। उसके पीछे 2 मजबूत आदमी। वह थी आज जीयू। आज का निशाना यही जगह थी। अगर यह गिरती तो पूरा इलाका उसके नियंत्रण में आ जाता। आज जीयू सीधे उस लंबे आदमी के सामने पहुंची। बात कम, मुक्का पहले। दोनों भिड़ गए। आज जीयू तेज थी, फुर्तीला वार, लेकिन उसके दोनों साथी जुड़वां भाइयों से दब रहे थे। ऊपर से आए लोग भी लड़ाई में कूद पड़े। अब पलड़ा फिर बदलने लगा। आरव समझ गया, आज जीयू हार सकती है। वह शांत बोला, अरहान, पता है किसका साथ देना है? अरहान मुस्कुराया, समझ गया। वह उठ गया। रितिका भी खड़ी हो गई। मैं भी। जाओ, ज्यादा भारी मत पड़ना। दोनों मैदान में उतर गए। उनके शामिल होते ही तस्वीर बदल गई। अरहान के वार सटीक थे, हर प्रहार गिराता हुआ। रितिका ने किसी की बेल्ट खींच ली, चाबुक की तरह चलाया। पा मर्द पीछे हटने लगे। आज जीयू ने ये देखा। उसे समझ आ गया, आरव पास ही है। उसका मन शांत हो गया। कुछ ही मिनटों में एंटरटेनमेंट सिटी की तरफ हार साफ थी। जुड़वां गिर चुके थे, लंबा आदमी भी पीछे हट चुका था। आरव ने वाइन खत्म की, ग्लास टेबल पर रखा, उठा, बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अरहान और रितिका भी उसके पीछे। आज जीयू अब कब्जा संभाल रही थी। दूर से चंदनी देख रही थी। जब तक आरव गायब नहीं हुआ, उसकी नज़र वहीं थी। उसकी सहेली हंसी, लगता है हमारी परी भी आकर्षित हो गई। चंदनी मुस्कुराए, बहुत परफेक्ट आदमी खतरनाक होते हैं। हम समानांतर रेखाएं हैं, मिलते हैं लेकिन जुड़ते नहीं। रात। आरव ने अरहान और रितिका को होटल छोड़ा, खुद विला 15 पहुंचा। गाड़ी रोकी ही थी कि फोन बजा। आरव, मुझे भूले तो नहीं? आवाज रिया मेहरा। आरव मुस्कुराया, इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं हूं। तो कॉल क्यों नहीं किया? टाइम डिफरेंस। रिया ने बात काट दी। बहाने नहीं, फ्रांस आओ, सामने मिलकर समझाओ। आरव चौंका नहीं। कल या परसों निकलता हूँ, पहुंचकर कॉल करूंगा। अच्छा है, इंतजार करूंगी। कॉल कट गई। आरव कुछ क्षण खड़ा रहा। फ्रांस, नई यात्रा, नई चाल और शायद नई कहानी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहें हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर। अध्याय 180। रिया मेहरा से फोन कटने के बाद भी आरव कुछ देर सोचता रहा। उसे समझ नहीं आया, रिया ने अचानक फ्रांस बुलाया क्यों? लेकिन सच यही था, रिया ही उसकी एकमात्र सच्ची दोस्त थी। सिया, जिया और मेहरा उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। अरहान, तेजस, भाई जैसे। रितिका, नंदिनी, विशेष संबंध। रोहित, तनीश, सिर्फ सहयोगी। दोस्त, असल में सिर्फ रिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिया पुरुषों में रुचि नहीं रखती थी, इसलिए कोई उलझन नहीं। आरव ने तय किया, अगले दिन पेरिस जाएगा, 3 दिन में लौट आएगा। फिर सिया का विज्ञापन शूट। सुबह सिया और जिया को अलविदा कहा, सीधे एयरपोर्ट, पेरिस की फ्लाइट। उसी सुबह एक खबर पूरे एशिया में फैल गई। जापान, यासुकुनी श्राइन, सम्राट के दौरे से पहले विस्फोट। कोई हताहत नहीं, लेकिन 3 मुख्य हॉल क्षतिग्रस्त। जांच, कोई सुराग नहीं। कुछ मीडिया ने मजाक उड़ाया। आरव, वह तो भूल भी चुका था। फर्स्ट क्लास केबिन, उसने 2 सीटें ली थीं। नकली पासपोर्ट, ली चेंगतू की व्यवस्था। फ्लाइट शुरू होते ही आरव पढ़ाई में डूब गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स,
अगले 10 साल की तकनीक। उसे जिना की डिजिटल लाइब्रेरी बहाल करनी थी। ऊर्जा, उसके साम्राज्य की नींव। समय तेजी से बीता। अचानक एक आवाज, आप। आरव ने ऊपर देखा, सामने एक चंदनी वर्मा, लेकिन अब वह फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म में थी। आसमानी नीला ड्रेस, साफ सुथरी स्कार्फ, लंबे बाल, उसकी टांगें मानो किसी कलाकार की मूर्ति। लगता है हमारी किस्मत मिलती रहती है। वह मुस्कुराए। अगर आखिरी समय पर शिफ्ट न बदलती तो शायद सोचती आप मेरा पीछा कर रहे हैं। आरव मुस्कुराया, तो शुक्र है, वरना मुझे फ्लाइट से उतार दिया जाता। चंदनी हल्के से हंसी। कुछ देर बाद वह चली गई। दोपहर के समय वह फिर आए, इस बार लंच ट्रॉली के साथ। फर्स्ट क्लास में आमतौर पर वेस्टर्न खाना, लेकिन उसके सामने रखा गया हल्का, संतुलित चीनी खाना। आपके स्वाद के अनुसार, धन्यवाद। आरव ने स्वीकार किया। कुछ देर बाद वह फिर लौटी। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? क्या मैं मना कर सकता हूँ? नहीं। वह उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। वह सो गई। उसका चेहरा शांत, निर्मल। आरव ने स्वीकार किया, वह अब तक की सबसे सुंदर महिला थी जिसे उसने देखा। लेकिन सुंदरता से आगे भी जीवन था। उसके पास पहले से 3 स्त्रियां थीं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता था। चंदनी, वह एक कलाकृति थी, देखने योग्य, लेकिन छूने के लिए नहीं। आरव ने एक मैगजीन उठा ली। दिखावे के लिए पन्ने पलटे। असल में उसका ध्यान फिर से अध्ययन में डूब चुका था। पेरिस करीब था, और शायद रिया मेहरा की कहानी अब शुरू होने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहें हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।